नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने न्यू दिल्ली स्टूडियोज से। मेरे साथ आज एक बहुत ख़ास मेहमान हैं और आज हमने मार्केट्स टुडे को तब्दील करके एक शानदार म्यूचुअल फंड शो रखा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानी मानी हस्ती श्री धीरेन्द्र कुमार साहब। आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के सरगना हैं और लगभग 3 दशक से बहुत शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत हम लोगों ने SIPs का जो सबसे बड़ा महत्व है वो सीखा। धीरेन्द्र जी, आपका शो में स्वागत है और मैं आपसे सबसे पहले एक ये प्रश्न करना चाहूँगा। हमारे पास अनेक दर्शक, श्रोता और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ये बात करते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद उनको क्या करना चाहिए फ़िलहाल अपने SIPs के साथ, और क्या ये सही मौका होगा इन्वेस्ट करने का। इसके बाद हमारे साथ कई कॉलर्स जुड़ेंगे, तो जितना आप क्षमतित में उत्तर देंगे उतने ही लोगों की हम समस्या हल कर पाएंगे। धीरेन्द्र जी, बताइए क्या करना चाहिए फ़िलहाल। अगर आप किसी प्लान पे चल रहे थे तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं था, आप रैंडमली कहीं-कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे और चलते बाज़ार में आपको कुछ मुनाफ़ा होता रहता था, तो ये एक अच्छा समय है, एक ये रिमाइंडर है कि अब प्लान बना लीजिए। और प्लान सिंपल होना चाहिए, जो आपको समझ में आए। कुछ दिनों का पैसा अपने पास लॉकर में रखिए, बैंक खाते में रखिए। इमरजेंसी फंड की जब हम बात करते थे तो लोग को इमरजेंसी बिन आपको नोटिस देके नहीं आता है, और अभी इसकी गंभीरता लोगों को समझ में आ रही होगी, तो वो आपके पास होना चाहिए। लंबे समय का पैसा ही केवल इक्विटी में लगाएँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन-सा शेयर कब किस समय आप स्पेकुलेट करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, तो एक खासा पैसा आपका म्यूचुअल फंड में लगा होना चाहिए। इसके 3-4 फ़ायदे हैं, वो ये बहुत ही बेसिक है। डाइवर्सिफ़ाई कीजिए, एक साथ ज़्यादा पैसा मत लगाइए, लंबे समय का पैसा लगाइए। ये अगर आपने आज तक नहीं किया तो इसकी शुरुआत कीजिए। अगर ये आप हल्का-फुल्का भी कर रहे थे, तो अपना SIP बंद मत कीजिए। SIP बंद करने की अगर नौबत आ जाती है, किसी वजह से आपकी आमदनी में कमी आती है, तो जो पैसा लगा हुआ है उसको अफ़रा-तफ़री में पैसा निकालिए मत। अगर आप ये 1-2 चीज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद हम इसको याद करेंगे कि अचानक सस्ता हो गया था। SIP जारी रखने का भी कारण यही है, जिस वजह से आप SIP करते हैं, कि जी महँगे सस्ता खरीदने का जी मौका है और आप खरीदते रहेंगे। कब टर्न अराउंड होगा ये नहीं पता। ये बहुत ही अनयूजुअल कॉन्टेक्स्ट है, जी जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल आप गेस मत कीजिए, जी अननोएबल को गेस मत कीजिए। जो चीज़ आप जानते हैं, वो बेहतरीन चीज़ आप जानते हैं अपने बारे में कि आपकी क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, उस हिसाब से निवेश कीजिए। मुझे लगता है उसमें आपको एंग्ज़ायटी सबसे कम होगा और आप अपने प्लान पे कायम रह पाएँगे। जी। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे लगभग पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूं और आपकी राय हमेशा यही रही है कि SIPs बंद ना करें, डाइवर्सिफाई करें और कम से कम अपने पोर्टफोलियो को छेड़ें। तो ये राय फिलहाल बरकरार है। अब हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़े हैं। आप हैं अमित भाटिया साहब, अहमदाबाद से हमारे साथ CNBC आवाज़ पर जुड़ रहे हैं। भाटिया साहब, आपका स्वागत है मार्केट्स टुडे में। बताइए क्या आपका प्रश्न है और क्या आप करना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये है कि अपना फार्मा सेक्टर के फंड जो हैं उसमें अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, या वो बहुत चल गए हैं ये कोविड के हिसाब से, और रुककर बाद में करना चाहिए? जी। आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए है, और क्या वो आप लमसम में लगाना चाहेंगे या आप उसका SIP कराना चाहेंगे? ये भी आपके लमसम में। प्रश्न का हिस्सा था। धीरेन्द्र जी, आपके सामने प्रश्न है। जी, लमसम में आप लगाना चाहेंगे। धीरेन्द्र जी, बताइए फार्मा फंड कौन सा सबसे अच्छा है? क्या यही मौका है उसमें इन्वेस्ट करने का, और क्या नहीं लमसम फा में पैसा लगाया जाए? नहीं, फार्मा फंड ढेर सारे हैं और सबसे पुराना फंड है। अगर उसको पूरे साइकिल में देखें, सारी गिरावट और बढ़त के बावजूद अगर आप देखें, तो उसमें 13% का रिटर्न निप्पॉन इंडिया, जो पहले रिलायंस का फार्मा फंड था, उसमें है। और फार्मा फंड को जिस तरह से माना जाता था पिछले 3-4 साल में, उसके बारे में बड़ी आशंका हो गई थी कि वो चीज़ है, होगा कि नहीं होगा, और अभी भी मुझे बड़ा कम विश्वास है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि आम निवेशक को किसी भी सेक्टर फंड में निवेश नहीं करना चाहिए, और वही मेरी अभी सलाह होगी। अगर आप किसी भी डाइवर्सिफाइड व्हीकल में इन्वेस्टेड है, तो 15-20%, 25% कई सारे फंड्स में फार्मा हो सकता है। तो अगर आप इसको एक सप्लीमेंट्री निवेश की तरह देख रहे हैं कि आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स है किसी जो कि डाइवर्सिफाइड है, आप फार्मा में लगाना चाहते हैं, चूँकि वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो ज़रूर लगाइए। ये एक टारगेटेड डाइवर्सिफिकेशन का व्हीकल है। लेकिन आम निवेशक को किसी भी तरह के सेक्टर फंड से बचना चाहिए।
जी, तो भाटिया साहब कोई इंडिविजुअल फार्मा फंड ना सजेस्ट करें आप, ना उसमें इन्वेस्ट करें लमसम। धीरेन जी, दूसरा प्रश्न लेने से पहले क्या आप एक अच्छा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड का नाम सजेस्ट करेंगे, और क्या उसमें स्टेप्स लेने चाहिए, डिविडेंड ऑप्शन या ग्रोथ ऑप्शन, डायरेक्ट रूट या थ्रू एन एडवाइजर? जी हाँ, ढेर सारे मल्टी कैप फंड है जिसमें कि आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आपने वैसा इन्वेस्ट नहीं किया है तो, और मुझे लगता है कि वो 4-5 फंड जो कि मेरा ये एसेट, शैलेंद्र भाई, इस प्रश्न के संदर्भ में बहुत सारे निवेशकों को जो कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं उन्हें एक फ्रेमवर्क देना चाहूँगा कि अगर आज तक आपने कभी नहीं लगाया है तो आपको शुरुआत हमेशा बैलेंस फंड से करना चाहिए। यहाँ पे जो उतार-चढ़ाव है, जो आप उससे बेहतर तरीके से आप नेविगेट कर पाते हैं। और इस गिरावट से ये एक अच्छा रिमाइंडर है कि ये बाजार का कैरेक्टर यही है। इस तरह का बहुत भयावह उतार चढ़ाव हमें दिखेगा, और इसमें बने रह पाना ही एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपने 1-2 साल, 3 साल, 4 साल अगर लगाया है, उसके बाद ही आपको एक ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे आपके लिए एक सिंपल व्हीकल है, मल्टी कैप फंड, 1 या 2, अगर कम रकम है तो केवल 1, और उसमें निश्चिंतता से लगाएं। और जब आप शुरू में लगाएं तो 1-2 साल तक किस तरह के अपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रोज-रोज ना देखें। और खासकर आज कल मुझे लगता है कि निवेशकों को कम से कम देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का उतार-चढ़ाव है उसमें रोज आपको बड़ी चिंता होगी, या बड़ा अफ़सोस होगा कि आपने लगाया नहीं था, आज बाज़ार 5% बढ़ गया, आज बाज़ार 3% गिर गया, 10% गिर गया। हम जिस तरह का रिकॉर्ड गिरावट या बढ़त देख रहे हैं रोज़, उसमें किसी निवेशक के लिए स्थिरता से बने रह पाना एक लॉन्ग टर्म प्लान पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। धीरेन जी, दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। नव शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से, और उनका प्रश्न हमारे साथ सामने ही है। शर्मा साहब, आप खुद पूछें अपना प्रश्न, धीरेन जी हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। सर, मुझे इस समय लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अभी के लिए है 10 इयर्स के अबव के लिए? तो धीरेन जी, कोई अच्छी डाइवर्सिफाइड स्कीम का अगर आप नाम लेना चाहें, शर्मा साहब 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके पास एक मुश्त थोड़ी किश्त पड़ी हुई है। जी हाँ, मैं वो फंड के नाम तो आपको गिना रहा हूँ, मल्टी कैप फंड जो कि मुझे पसंद आते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ का इक्विटी फंड, एक्सिस का फोकस 25, फ्रैंकलिन इंडिया का फोकस्ड इक्विटी, इन्वेस्को का इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। इनमें से किसी भी 1 या 2 फंड में आप निवेश कीजिए, लेकिन मेरी आपको सलाह होगी कि ये जो आप एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं, ये आप ना करें, क्योंकि ये एक मेथड फॉलो करने की बात है। आप एक साथ पैसा लगाएंगे और 10% गिरावट, 15% की गिरावट, ये कोई भी हैरानी की बात नहीं है। कितने समय में बाजार रिकवर करेगा, इसके बारे में भी हमें पुराने एग्जाम्पल्स को नहीं देखना चाहिए। बाजार जरूर रिकवर करेगा। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी पे एक लॉन्ग टर्म बेट है। बाजार अच्छा करेगा, कितने समय में अच्छा करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और उस बीच में आप अपने निवेश से आप हतोत्साहित हो सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि अगर आपको ये एक मुश्त पैसा लगाना है, तब भी इसको 6 महीने में स्प्रेड करें। कुछ इसमें एक मेथड फॉलो करें, ताकि एक साथ आपका 10 लाख रुपए लगाया हुआ अगर आपको पता चले कि 7.5 लाख हो गया है 1.5 महीने के बाद, तो आप हतोत्साहित होकर अपना पैसा न निकालें। जी, तो शर्मा साहब, ऐसा है, जो फंड्स के नाम धीरेन जी ने सजेस्ट किए हैं वो आपको CNBC आवाज़ और मेरे ट्विटर हैंडल शैल_भटनागर पर मिल जाएंगे, तो आप उनकी परेशानी ना करें। और जैसे कि आपको धीरेन जी सजेस्ट कर रहे हैं कि एक मुश्त पैसा ना लगाएं, 6 महीने पर उस पर स्प्रेड करें, और 3-4 फंड्स जो धीरेन जी ने नाम लिए हैं उनको हम थोड़ी ही देर पर अपने ट्विटर हैंडल्स पर अपलोड कर देंगे, उसकी आप चिंता ना करें। हमारे अगले कॉलर होंगे जितेंद्र यादव साहब, वो दरभंगा बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है SIPs म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, मिनिमम रिस्क, और एग्जैक्टली यही कि किन फंड्स में नाम लेना चाहिए। जितेंद्र यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर।
सर हम बिगनर है और हम इससे पहले शेयर मार्केट में अपना पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं किए थे, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स चल रही है। पहला सा डाउट है कि जो हम अकाउंट एक्टिवेट करेंगे क्या उसमें फ्रॉड होने की संभावना नहीं है कि आगे जब हमें पैसा मिलेगी। और दूसरा हमारा सवाल है, हम जो है लिक्विड फंड में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी के रूप में, और वो लॉन्ग टर्म में, और हम ज़्यादा रिस्क भी लेना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा हम प्रॉफिट भी लेना नहीं चाहते। एवरेज 10-12% ही हमारे लिए इनफ है। तो सर इसमें आपका क्या सजेशन है, किस फंड में जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस अनुसार करनी चाहिए सर? किसी अकाउंट की जरूरत नहीं होती, आप म्यूचुअल फंड में सीधा भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेटरी या जो लीगल स्ट्रक्चर है, उसमें आज तक म्यूचुअल फंड में लोगों का अक्सर नुकसान हुआ है, और नुकसान आमतौर पे इसलिए हुआ है कि बाजार में गिरावट आई है या आपका इन्वेस्टमेंट कारगर साबित नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति आज तक कभी नहीं हुई है कि आपका लगाया हुआ पैसा कोई फंड कंपनी बंद हो गया और आपका पैसा नहीं मिल रहा हो। किसी का पैसा उस तरह से डूबा नहीं है जिस तरह का हम सुना करते हैं कि कोई पॉन्जी का कोई फाइनेंस कंपनी लोगों का पैसा लेकर के भाग जाती है। लिक्विड फंड में एसआईपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी हालांकि आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फंड में एसआईपी एक तरह से निश्चित आमदनी वाला एक रिकरिंग डिपॉजिट के तौर पे होगा। एसआईपी इक्विटी में, चूंकि इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी उतार चढ़ाव उसमें देखा जाता है, और एक साथ पैसा लगाने पे एक खतरा होता है कि आप बाजार के ऊंचे स्तर पे अगर आप अपना पैसा लगाएं और उसके बाद भारी गिरावट हो, तो आपको लगेगा आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है। उसके बाद आप कभी अपना नुकसान में पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए धीरे धीरे पैसा लगाने का, एक तो रिकरिंग डिपॉजिट इक्विटी में करना, अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज कर पाते हैं। तो लिक्विड फंड के चुनाव में भी लिक्विड फंड में नुकसान की संभावना बहुत कम है। हालांकि पिछले दिनों लिक्विड फंड में भी कभी कभी एक ओवरनाइट बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न दिखा है, लेकिन वो उसका स्केल बहुत ही मामूली सा है। उसकी मुझे नहीं लगता है कि उससे आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। अब जो 10-12% का रिटर्न जो कि आप मॉडेस्ट रिटर्न कह रहे हैं, मुझे लगता है आज के दिन ये बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अभी स्टेट बैंक ने अपनी सेविंग्स बैंक अकाउंट पे जो आपको सेविंग्स बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें गिरावट हुई है, ब्याज दरों में कमी आ रही है, छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कमी आ रही है। जो रिटर्न का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ये काफ़ी तुलनात्मक है। अगर महंगाई 7-8% था और भारत में अगर लोगों को 20% रिटर्न इक्विटी में मिलता था, तो वो एक अच्छा रिटर्न था, आपको एक अच्छा रिस्क प्रीमियम मिल रहा था। आज जब ब्याज दरें कम हो गई हैं, महंगाई कम हो गया है, तब 10-12% रिटर्न काफ़ी बढ़िया रिटर्न माना जाएगा। ये आपके फिक्स्ड इनकम से 5 गुना ज़्यादा है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिल रहा है। 1 साल का जो डिपॉजिट रेट है उससे दुगुना रिटर्न है, और इसलिए ये रिटर्न अपना एक्सपेक्टेशंस कम रखना चाहिए। 10 साल के लिए आप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति को किसी बैलेंस फंड में या इक्विटी इनकम फंड में पैसा लगाना चाहिए। लगाने के बाद शुरू के 1-2 साल तक आप उसको देखिए मत कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा कर रहा है। इसमें थोड़ा विश्वास चाहिए। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, और इक्विटी ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आज के दिन ये कहना बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि हम इक्विटी में लोगों को अभी हाल फिलहाल नुकसान हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि आपको इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। इसके अलावा आप महंगाई से और अपने पैसे को रफ्तार से बढ़ाने का आपके पास कोई जरिया नहीं है, और ख़ासकर जिस तरह से ब्याज दरों में कमी आ रही है, जिस तरह से और उस पर हम इस पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ हुआ है और आने वाले कम से कम 2-3 महीने में और हो सकता है कि ये 1-1.25 साल चले, इस पूरे अवधि में जो कुछ भी होगा, उसके बावजूद मुझे लगता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म बेट है हमारे इकोनॉमी पे। अगर कभी भी किसी 5 साल की अवधि को आप देखें तो देश तरक्की करता है, और उस वजह से निवेश में बेहतर रिटर्न मिलता है, और ये हमेशा फिक्स्ड इनकम रिटर्न को बीट करेगा एक लंबी अवधि में। और ये अवधि मैं बता रहा हूँ कि 5 साल कम से कम ध्यान में रखें। तो आप चूंकि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक अच्छा शुरुआती समय है। निश्चिंता से और भरोसे के साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन जरूर ध्यान रखें कि ये समय ज़रूरी है। ये पैसा वैसा होना चाहिए जिसकी आपको 4-5 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये पैसा आप धीरे धीरे करके लगाएंगे। अगर ये 2 चीज़ आप करते हैं, तो मुझे लगता है आप पीछे मुड़ के 2-4 साल के बाद इसको
काफ़ी एक अच्छा मौके की तरह देखेंगे, ना कि एक निराशाजनक डिसीजन होगा। चलिए जावेद साहब, उम्मीद है आपको धीरेन्द्र जी का जवाब पसंद आया होगा। लिक्विड फंड्स में वो लंबी अवधि के लिए आपको राय नहीं दे रहे इन्वेस्ट करने की। इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स की तरफ ही ध्यान दीजिए। हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको नाम जो हैं मिलते रहेंगे जिस फंड्स के बारे में धीरेन्द्र जी एक बहुत अच्छी राय आपको रखते हैं। चलिए, अजिंक्य गुजर साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक हमें SMS भेजा है। और धीरेन्द्र जी, ये भी एक बहुत टिपिकल सवाल है। आप गोल्ड में रिकॉर्ड हाइज देख रहे हैं, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सबसे अच्छा तरीका होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। और उनकी एक और राय है, अगर वो ETFs में निवेश करना चाह रहे हों तो कौन सा ETF सबसे अच्छा है, और क्या उसमें उनको SIP शुरू करना चाहिए या नहीं। ये प्रश्न है अजिंक्य गुजर साहब का मुंबई से। मेरी हमेशा सलाह होती है कि गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन गोल्ड में पैसा लगाने का एक दूसरा नज़रिया भी है, जो कि गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन रिटर्न के लिए नहीं। ये एक तरह से आपके लिए सेफ्टी नेट है, ये एक तरह से आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है। और ये मुझे लगता है कि कुछ हद तक सच है, क्योंकि जिस तरह से नोट छापा जा रहा है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक द्वारा, गोल्ड एक अकेला चीज़ है जो कि अपना वैल्यू प्रोटेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पे तो सोने में आपको निवेश रिटर्न के लिए नहीं, बल्कि अपने पैसे के लिए, आपका ओवरऑल जो 70-80% पैसा आपका इक्विटी में लगा रहेगा, फिक्स्ड इनकम में लगा रहेगा, जिसमें हर तरह का जोखिम होगा, उसके तुलना में आपका कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जिसके डूबने की संभावना नहीं हो, भले ही इसमें रिटर्न नहीं मिले। 2-3 जरिया है आपके लिए निवेश करने का। एक तो कि आप गोल्ड फंड में निवेश करते हैं, जो कि एक आम म्यूचुअल फंड की तरह है, और वो म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है। गोल्ड ETF खरीदना बेचना आप थोड़ा मुश्किल है, आप उसको आम म्यूचुअल फंड की तरह नहीं खरीद पाते हैं। जैसे आप शेयर खरीदते हैं, उस तरह से आप बाजार में रोज स्टॉक ब्रोकर के यहाँ अपना अकाउंट खोल करके वो ETF का ट्रेडिंग होता है, और कभी कभी ये ETF थोड़ा प्रीमियम या डिस्काउंट पे उपलब्ध होते हैं। रिलायंस निपॉन का सबसे पुराना गोल्ड फंड है, और ये सबसे बेहतरीन, सबसे कम खर्चे पे ये उपलब्ध है। एक तीसरा जरिया भारत में उपलब्ध हुआ है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। और ये जो दोनों विकल्प हैं, जो गोल्ड फंड है और गोल्ड ETF है, इसमें थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, 25 या 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंस रेशियो है। और गोल्ड फंड में उससे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड एक ऐसा चलता है जो कि गोल्ड ETF में लगाता है। तो ये मामूली खर्चे पे ये उपलब्ध है, और इसका दाम उतना ही चढ़ता है या गिरता है जितना सोने का दाम बढ़ता है या चढ़ता है या गिरता है। एक तीसरा विकल्प भारत में उपलब्ध हुआ है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि भारत सरकार इसको जारी करती है, और इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, और ये बिल्कुल सोने के दाम को ट्रैक करता है। और उसके अलावा इसमें आपको 2.5% ज़्यादा रिटर्न ब्याज भी मिल पाता है। उसके अलावा इससे मिलने वाला रिटर्न आपके लिए वो कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो ये बड़ा फ़ायदा है। ये तीसरा विकल्प, लेकिन ये 8 साल टर्म का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किया जाता है भारत सरकार द्वारा, और साल में 3-4 बार किया जाता है। और पुराने जो बॉन्ड्स इशू हुए हैं, उनका बाजार में ट्रेडिंग हो रहा है, और वहां से भी आप खरीद सकते हैं। चलिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड पर ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि आपको ना सिर्फ गोल्ड की तेज़ी का फ़ायदा मिलता है, उस पर आपको 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है। धीरेन्द्र जी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स लाइंड अप हैं। ललित बजाज साहब जुड़ेंगे पंजाब से, मेहुल त्रिवेदी साहब जुड़ेंगे मेहसाना से, और जगमोहन सिंह साहब भी पंजाब से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। चर्चा करेंगे मिड कैप फंड्स की, स्मॉल कैप फंड्स की, और क्या ये मौका है कि आप एक FMCG या फार्मा फंड में निवेश करें इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड से पैसे निकाल के। जुड़े रहे हमारे साथ। एक से एक बेहतरीन सवाल और उनसे अच्छे जवाब आपको धीरेन्द्र कुमार साहब से मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड शो पर। CNBC आवाज़ पर हम थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं आपके सामने। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार साहब जुड़े हुए हैं, और एक से एक
ज़बरदस्त क्वेश्चंस का वो एक से एक शानदार जवाब आपको दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मोहित लोहिया साहब जुड़ रहे हैं रांची से। उन्होंने 2 फंड्स परचेज किए हैं, टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। परचेज प्राइस है 42 रुपये और 16.9 रुपये। लोहिया साहब, क्या प्रश्न है आपका धीरेन्द्र जी से और आप क्या करना चाहते हैं? सर, मैंने काफी टाइम से इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी हाँ, बोलिए, अपना प्रश्न आपकी बात पूछिए। सुन पा रहा हूँ। सर, मैंने जी हाँ। काफी टाइम से इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट लॉस में जा रहा है सर। तो मैं क्या करूँ, करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये टैक्स सेविंग फंड 3 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ होता है, लेकिन इसमें नज़रिया आपका 5-7 साल का होना चाहिए। और अभी जो गिरावट हुई है उसका असर इन दोनों फंड पे हुआ है, लेकिन ये दोनों काफ़ी अच्छे फंड हैं। अगर मुझे आज 2-3 टैक्स सेविंग फंड अगर रिकमेंड करना हो तो उनमें ये दो फंड आएंगे। तो इसमें निश्चिंतता से निवेश कीजिए। अगर आपने इस साल टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो सरकार ने समय बढ़ा दिया है 30 जून तक, जो कि आपके वर्ष 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के में माना जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये दोनों फंड अच्छे हैं। अगर आप कुछ साल रुकते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए लोहिया साहब, बने रहिए और शानदार मुनाफा आपको कुछ समय में आता हुआ मिलेगा। जगमोहन सिंह साहब पंजाब से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन फिलहाल बिजी जा रहा है। लेकिन धीरेन्द्र जी, बड़ा पेचीदा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है क्या ये समय सही है कि मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में निवेश शुरू किया जाए, और क्या इनमें SIP लगा सकते हैं? क्या इन दोनों सेक्टर्स की पिछले 2 साल में ज़बरदस्त पिटाई हुई है। आप अपनी राय व्यक्त कीजिए मिड कैप फंड्स पर और स्मॉल कैप फंड्स पर। क्या ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, और अगर हाँ तो कौन से 1-2 ऐसे फंड्स हैं जो आपको पसंद है? एक तो कि किसी भी शुरुआती निवेशक के लिए पोर्टफोलियो का ये पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह का भारी गिरावट और बढ़त देखा जाता है, और गिरावट लंबे समय तक चलता है और बढ़त काफ़ी कम समय में आता है। इस वजह से निवेशकों के लिए इसमें बने रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सलाह होगी कि किसी भी शुरुआती निवेशक को स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसा मैं बता रहा था कि आपको कंजर्वेटिवली शुरू करना चाहिए। शुरुआती निवेशक हमेशा बैलेंस फंड में लगाएं, या लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड में लगाएं, या टैक्स सेविंग फंड में लगाएं, क्योंकि उसमें लगाने के बाद आप कम से कम 3 साल तक बन जाते हैं, जिस वजह से आपको आमतौर पर नुकसान नहीं होता है। तो लेकिन अगर आप 2-4-5 साल पैसा लगा चुके हैं, आपने उतार चढ़ाव देख लिया है, उसको झेलने के बाद आप ये सब कुछ आसानी से विथस्टैंड कर पाते हैं, तब ज़रूर लगाना चाहिए। और ज़रूर लगाना चाहिए बशर्ते कि आप में वो टेम्परामेंट हो, और इसमें एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। SIP के ज़रिए ही लगाना चाहिए। अच्छे स्मॉल कैप और मिड कैप फंड अगर मुझे गिनाना हो तो फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर कंपनीज फंड, HDFC का स्मॉल कैप फंड, या एक मिड कैप है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, या SBI का स्मॉल कैप फंड। हमेशा केवल SIP करें, और भारी गिरावट निवेश करने के बाद गिरावट के दौर में निवेश जारी रखने के लिए तैयार रहें, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। और 5-7 साल का टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रखें। उससे पहले ये हो सकता है आपको बहुत बार आपके दिमाग में ये आएगा कि आपने ये शायद उचित निर्णय नहीं लिया है इनमें निवेश करने का, और उसमें अपना निवेश जारी रखने का ही परिणाम होगा कि ये आपको बेहतर रिटर्न मिल पाए। जी 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 धीरेन्द्र जी, समय बहुत कम है। लास्ट हमारे कॉलर ललित बजाज साहब कोटकपुरा पंजाब से जुड़े हुए हैं, और वो आपसे अपना प्रश्न पूछेंगे। ललित जी, कम समय में प्रश्न पूछिए, और धीरेन्द्र जी आपको संक्षिप्त में उत्तर देंगे। ठीक है, बताइए। मैंने आने वाले सालों में कोरोना के कारण विश्व के सभी देश स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर ध्यान करेंगे। ऐसे समय में मौजूदा जो इक्विटी निवेश है उसको स्विच करना, या एकमुश्त निवेश या SIP द्वारा FMCG या विशेषकर फार्मा म्यूचुअल फंड में कैसा रहेगा? यहाँ पे कम गिरावट देखा गया है, और जो बेसिक अपना निवेश का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि आपका 90% पैसा वेल डाइवर्सिफाइड हो, और जब वेल डाइवर्सिफाइड होगा तो उसमें फंड मैनेजर को आप ये निर्णय दे लेने का अधिकार दे रहे हैं कि वो FMCG और फार्मा कंपनी में भी पैसा लगाएगा। 10% पैसा इसमें लगाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि अपना सारा पैसा निकाल के FMCG या फार्मा में लगाएं। FMCG में कोई गिरावट भी नहीं हुआ है,
और हो सकता है कि जिस तरह का बाजार में गिरावट हुआ है और एफएमसीजी में गिरावट नहीं हुआ है, हो सकता है इस उम्मीद में कि ये एक छोटा सा टापू है, एक आइलैंड है जहाँ पे नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे ये लोगों के लिए एक ट्रैप बन जाए, यहाँ से बड़ा भारी नुकसान हो, क्योंकि बाजार का जो बिहेवियर है वो हमेशा बहुत रैशनल तरीके से नहीं होता है। तो लार्जली डाइवर्सिफाइड रखिए, थोड़ा बहुत पैसा अपना आपकी इच्छा हो तो ज़रूर लगाइए। हालांकि उसकी भी जैसा मैं पहले किसी दूसरे प्रश्न के संदर्भ में कह रहा था कि आम निवेशक को किसी सेक्टर फंड में पैसा आमतौर पर नहीं लगाना चाहिए। चलिए धीरेन्द्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक से एक बढ़िया आपने जवाब दिए। थीम बिल्कुल वही है, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी के जरिए डायरेक्ट रूट चूज़ कीजिए और ग्रोथ ऑप्शन को भी चूज़ कीजिए। सेक्टोरल फंड्स की तरफ ना जाएं। और अगर आप गोल्ड फंड में लगाना चाहते हैं तो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड जो हमारे देश की सरकार बेचती है उस पर ध्यान दीजिए। हमारे सारे कॉलर्स को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमें दीजिए इजाज़त। CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। एक से एक बेहतरीन कॉल्स, स्टॉक टिप्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपको मिलते हैं सिर्फ और इसी चैनल पर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।